जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2026 के लिए वे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। सबसे पहले तो हम इंसास की फुल फॉर्म पता हो। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम जो है वो इंसास की फुल फॉर्म होती है। कई जगह पे ये फुल फॉर्म इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम भी दी हुई होती है। अगर इसका कैलिबर आपसे पूछा जाता है तो वो 5.56 mm होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी मैगजीन कैपेसिटी पूछी गई है, यानी कि मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, तो इसकी मैगजीन के अंदर 20 राउंड्स आते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है। इफेक्टिव रेंज वो होती है जहाँ तक इस राइफल का यूज़ करके अच्छे से निशाना लगाया जा सकता है, तो वो इसकी जो रेंज होती है वो 25 यार्ड या फिर 25 गज होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। .22 राइफल का अगर कैलिबर आपसे पूछा जाता है तो वो कितना होता है। कैलिबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो .22 इंच जो है इस राइफल का कैलिबर होता है, और इसकी मैगजीन के अंदर 5 राउंड्स आते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है डीलक्स राइफल की अगर हम बात करते हैं तो। और इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मल रेट ऑफ फायर, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर भी जो इसका है वो है 5 राउंड प्रति मिनट। एक राउंड के 1 मिनट के अंदर जो है 5 राउंड इससे हम फायर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका रैपिड रेट ऑफ फायर पूछा जाए आपसे तो वो हो जाएगा 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। 10 से 15 राउंड प्रति मिनट जो है इसका रैपिड रेट ऑफ फायर हो जाएगा। तो ये रिलेटेड डेटा है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HAT इन शूटिंग। शूटिंग में HAT के पूर्ण रूप क्या होता है। तो शूटिंग के अंदर HAT, H का मतलब होता है होल्डिंग यानी कि अच्छे से पकड़ना हथियार को, A का मतलब होता है एमिंग यानी कि अच्छे से निशाना लगाना, और T का मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन और फिर अच्छे से ट्रिगर ऑपरेशन करना यानी कि ट्रिगर दबाना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm LMG। सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि जो LMG होती है इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। क्या फुल फॉर्म होती है, लाइट मशीन गन। ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो कैलिबर होता है वो होता है 7.62 mm। और इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा गया है तो वो आ जाएगा आपका 28 राउंड्स पर मिनट, 28 राउंड प्रति मिनट, या एक मैगजीन बोल लो। वैसे मैगजीन के अंदर 30 राउंड आते हैं लेकिन भरे 28 जाते हैं, इसीलिए 28 राउंड प्रति मिनट इसका होता है। LMG की फुल फॉर्म लाइट मशीन गन होती है। लेकिन अगर यहीं पे MMG होता है तो MMG की फुल फॉर्म मीडियम मशीन गन होती है। क्या होती है, मीडियम मशीन गन। जो साथ में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सामने आपके जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो। और इसकी अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.56 mm इंसास राइफल ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल। 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो वो गैस ऑपरेटेड राइफल होती है, तो गैस ऑपरेशन के ऊपर काम करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लीनिंग मटेरियल साइज इज यूज्ड फॉर द .22 राइफल। .22 राइफल में सफाई के लिए चिंदी का साइज कितना होता है। चिंदी मतलब क्या होता है, चिंदी मतलब होता है ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं। .22 राइफल के लिए उसका साइज़ बताना है, तो उसका साइज़ जो होता है वो होता है 4x1x5 इंचज़। 4x1.5 इंच का वो कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे हम .22 राइफल की सफाई के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हुआ है तो क्या आप बता सकते हैं कि .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है। बिना पीछे देखे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि .22 राइफल की जो इफेक्टिव रेंज है वो कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। गुजरात में इनकी जो स्टैचू है उस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूनिटी के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस इंग्लिश में अगर हम बोलें तो नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसके बारे में भी आपको ये बात याद रखनी है। आपको ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसकी हाइट कितनी है।
अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का जो गठन हुआ था वो 1961 के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे NIC के नाम से भी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि SNIC की फुल फॉर्म क्या होती है? SNIC की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में। मैं SNIC कैंप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो SNIC कैंप की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरा जो SNIC का कैंप था वो लगा था नागालैंड के अंदर, नागालैंड दीमापुर में। दीमापुर मुझे अभी भी अच्छे से याद है। पटकई क्रिश्चियन कॉलेज था, ठीक है। इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको भी अगर ये कैंप करने का मौका मिलता है, SNIC या फिर अब जो कैंप बोलते हैं हम EBS भी बोलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, अगर ये कैंप करने का मौका मिले तो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आ गया है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBSB? EBSB का पूर्ण रूप क्या है? तो EBSB जो होता है, EBSB की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत। पहले से NIC के नाम से जाना जाता था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के नाम से। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड एट? जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जलियांवाला बाग आपको पता होगा कि वो जो है अमृतसर के अंदर स्थित है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत की हिस्ट्री में बहुत ही दुखद कांड था वो जलियांवाला बाग का। और जलियांवाला बाग अमृतसर में, और अमृतसर के अंदर ही हरमिंदर साहिब है, ठीक है। श्री हरमिंदर साहिब जी हैं, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CV? CV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CV जो हम रेज्यूमे देते हैं ना, जो हम जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे जो मांगा जाता है उसी को CV भी बोलते हैं। CV की फुल फॉर्म होते हैं करिकुलम विटे। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन आर? संचार के 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो एक जैसे होता है एग्रेसिव, दूसरा होता है पैसिव, तीसरा कौन सा है? तीसरा इसमें होता है असर्टिव। एग्रेसिव जब कोई गुस्से के साथ किसी बात को बोलता है, पैसिव जब कोई दबाव के साथ किसी बात को बोलता है, और तीसरा होता है असर्टिव, यानी कि गुस्सा तो नहीं है लेकिन असर्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज दी असर्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13। क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स स्किल्स इन? आलोचनात्मक सोच के लिए डैश में कौशल की आवश्यकता होती है? तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप के अंदर, तो उसमें अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर नोटिस करें तो इग्नोरेंस, एम्पैथी, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जो है, ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन C विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज हम ऑप्शन D कर देते। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से इसको देखना और जो भी मोस्ट स्टेबल ऑप्शन हो ना उसी पे क्लिक करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो नेतृत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार की लीडरशिप होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, जिसे हम निरंकुश भी बोलते हैं या फिर तानाशाही भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक जो कि लोकतांत्रिक होता है, और तीसरा होता है लेसिस फेयर, अहस्तक्षेप। निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि लीडर किसी की बात भी नहीं सुनता, वो डिसीजन सुनाता है और कहता है कि यही सही है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के अंदर जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से सलाह लेता है और फिर डिसीजन लेता है। और लेसिस फेयर के अंदर जो लीडर होता है वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, वो कहता है कि जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। तो ये 3 तरह की जो है वो लीडरशिप होते हैं, नेतृत्व होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। 100% का मतलब आप समझ गए ना, पक्का आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे पता है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो इसलिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप NCC की भी पूरी किताब उठा के और उसको पढ़ रहे हैं या पूरा साल उसे पढ़ रहे हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की ये सीरीज़ ला रहा हूँ, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक PDF भी प्रिपेयर किया है। उस PDF में क्या है कि मुझे पता है आपको बहुत सारा टाइम तो आपके पास है नहीं, और ना ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक टॉपिक के टोटल मिला के 16 टॉपिक बनते हैं आपके, स्पेशलाइज सब्जेक्ट के भी मिला लो और कॉमन सब्जेक्ट के भी। तो हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी को कंबाइन करके एक PDF बनाई है जिसमें 800 MCQ हो जाएंगे। टॉपिक वाइज दे रखे हैं भाई, ठीक है। अगर सिर्फ आप इन 800 MCQ को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये PDF हालांकि पेड है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर
एक पीडीएफ को परचेज करके और उसे पढ़ने से अगर आपके एग्जाम में ए ग्रेड आती है, आपको डायरेक्ट एंट्री का एनसीसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू डायरेक्ट एंट्री में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर डील रहेगी। तो लिंक जो है वो कमेंट के अंदर ही है, पहले कमेंट में, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो मेरे पे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, मैं डाउट जो है वो आपका रिजोल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो डायलॉग था ये थे सुभाष चंद्र बोस जी के। और चंद्रशेखर आज़ाद तो आज़ाद थे ही, उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहना पसंद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द हेड ऑफ द एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। एनडीएमए की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई है, अभी भी पूछी जा सकती है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है। नेशनल लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जो है वो एनडीएमए के हेड होते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के पहले नागरिक होते हैं ये। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर भारत के पहले नागरिक कौन है, उनका नाम क्या है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम कमांडर भी बोले जाते हैं ऑफ ऑल द फोर्सेज। सुप्रीम कमांडर यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एनडीआरएफ की फुल फॉर्म, ये आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है। डिजास्टर की बात आ गई तो डिजास्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आपदाएं जो होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल जिसे हम प्राकृतिक बोलते हैं, और एक होती है मैन मेड जिसे हम कृत्रिम बोलते हैं। तो ये 2 तरह की आपदाएं होती हैं। नेचुरल की बात करें तो जैसे बाढ़ आती है वो नेचुरल के अंदर आती है। मैन मेड की बात करें तो जैसे 1984 वाली भोपाल गैस त्रासदी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, वो मैन मेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, एसिड रेन सुनामी भी है, लेकिन एसिड रेन नहीं है। ठीक है, एसिड रेन मानव की वजह से होती हैं ये बहुत सारी चीज़ें, तो एसिड रेन यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फायर फाइटिंग पार्टी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। फायर फाइटिंग पार्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो फायर फाइटिंग पार्टी को 4 भागों में बांटा जाता है। जो भी कमेंट बॉक्स में ये चारों पार्ट्स का सही आंसर बताएगा, मुझे इनके सही नाम बताएगा, उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज डिजिटल इंडिया स्टार्टेड। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को। लेकिन अगर स्वच्छ भारत अभियान, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन। रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो रक्तदान के लिए 18 ईयर्स, वोट डालने के लिए जो है वो भी 18 ईयर्स होती है, गर्ल्स की शादी की जो है वो भी 18 ईयर्स होती है, बॉयज़ की शादी के लिए 21 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड वन वियर फॉर हेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़। साहसिक गतिविधियों में सिर के बचाव के लिए क्या पहनना चाहिए? तो साहसिक गतिविधियों में सिर के बचाव के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्या आपको पता है कि न्यूबॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको अगर पता है, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप जानकर बहुत ही ज़्यादा शौक होंगे। आप एक बार सर्च करना इंटरनेट के ऊपर कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है?
देखो ब्लड ग्रुप जो ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो ये सर्वदाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन जो किसी से भी ब्लड ले सकता है उसे सर्वाग्राही बोला जाता है या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, और वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। और ये जो ओ नेगेटिव है बहुत ही यूनिक होता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ विच एनिमल। रेबीज जो है वो किस जानवर के काटने से होता है? तो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। मच्छर के काटने से कौन से रोग हो जाते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI लोकेटेड। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? HMI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो है वो कहाँ पर है? ये है दार्जिलिंग के अंदर, और दार्जिलिंग जो है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज पैरा जंपिंग टेक प्लेस। पैरा जंपिंग जो है वो कहाँ पे होती है इंडिया में मेनली? तो पैरा जंपिंग जो होती है वो मेनली इंडिया में आगरा में होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन द NCC ऑब्स्टिकल कोर्स। NCC ऑब्स्टिकल कोर्स में कितनी बाधाएं होती हैं? तो NCC ऑब्स्टिकल कोर्स में सामान्य तौर पर 10 बाधाएं होती हैं, ऑप्शन बी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्स्टिकल होती कितनी प्रकार की हैं, कितनी होती हैं बाधाएं, तो 10 होती हैं। लेकिन कितने प्रकार की होती हैं बाधाएं, तो 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि नेचुरल और मैनमेड। अगेन नेचुरल और मैनमेड 2 तरह की बाधाएं होती हैं, लेकिन कितनी होती हैं? 10 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन स्टेट शेयर ए बॉर्डर विद पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है? तो और दिए गए ऑप्शंस में से पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? आर्म्ड फोर्सेज से यहाँ पे मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो इन सभी के सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये बताना है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। और साथ में आर्मी के इस समय पर चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है और एयरफोर्स के चीफ कौन है, और उसके साथ में हमारे इस समय पर CDS कौन है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, लेकिन इन सभी का जो करेक्ट आंसर देगा उसके कमेंट को कंफर्म हार्ट दिया जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ कौन है और इस समय पर CDS कौन है। CDS की फुल फॉर्म है यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन आर्मी हैव। भारतीय सेना के पास में कुल कितनी कमान है? तो भारतीय सेना के पास में कुल 7 कमांड है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया कि भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग कमांड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है शिमला के अंदर, शिमला HP, हिमाचल प्रदेश। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो है देहरादून के अंदर। OTA अगर आपसे पूछा जाए तो OTA 2 हैं, एक तो गया के अंदर है और एक है OTA चेन्नई में। ये 2 OTA हैं। मैं NCC OTA की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल OTA की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है। ये चेन्नई के अंदर भी OTA है और एक OTA गया के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे NDA पूछा जाए, NDA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी आपसे पूछी जाती है NDA, तो वो है खड़गवासला, खड़गवासला पुणे में, खड़गवासला पुणे में जो है वो NDA सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के जो पहले फील्ड मार्शल बने थे, क्वेश्चन नंबर 35, वो हो जाएगा हमारा सैम मानेकशॉ जी। सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस युद्ध के अंदर जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो सैम बहादुर यानी कि सैम मानेकशॉ जी थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। 1971 के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने पाकिस्तान को हराया और उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 90,000 से ज़्यादा, लगभग 93,000 सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था इस 1971 वाले बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। और इस समय पर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है इस 1971 के युद्ध से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। और इसी के समझौते में जब हमने 90,000 सैनिक उनको वापस कर दिए तो वो समझौता हुआ था 1972 में, जो कि था शिमला समझौता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो कुछ लोगों ने तो इसका आंसर बता दिया होगा ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में। अब मैं बता देता हूं कि करंट के अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान। आपको कमेंट बॉक्स में अब ये बताना है कि हमारे फर्स्ट सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 37, राइट द फुल नेम ऑफ द कंपास यूज्ड इन एनसीसी। एनसीसी में प्रयुक्त कंपास का पूरा नाम लिखिए। तो एनसीसी में प्रयुक्त कंपास का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। और मैं आपको बता दूं कि कंपास जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्राई कंपास और दूसरा होता है लिक्विड कंपास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपास कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के, एक ड्राई कंपास और एक लिक्विड कंपास। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको एनसीसी के क्वेश्चंस को इतनी डिटेल में शायद ही कोई पढ़ा पाए, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ ये भगवान की दया से जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आरडीसी की है 2016 के अंदर, इसके अलावा एसएनआईसी कैंप किया है 2015 के अंदर, इसके अलावा जो एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट दोनों के अंदर ए ग्रेड प्राप्त किया है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्लियर किए हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर मैं आपको इतनी डिटेल में ये चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो आई होप आपको भी समझ में आ रही होंगी। और मेरी भगवान से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो अच्छे से देखें, पढ़ें और आप एग्ज़ाम के अंदर ए ग्रेड लेके आएँ और फिर डेफिनेटली आपको बुलाया जाए एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए और आप बने ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस के अंदर। तो टाइप्स ऑफ नॉर्थ कितने होते हैं? तो नॉर्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है ग्रिड नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर। मैग्नेटिक नॉर्थ को हम बोलते हैं चुंबकीय उत्तर, हिंदी वालों के लिए भी बताना जरूरी है, चुंबकीय उत्तर। और ग्रिड नॉर्थ को बोलते हैं ग्रिड उत्तर। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस? वास्तविक उत्तर जो पोल स्टार से हमें मिलता है ना, पोल स्टार यानी कि जो हमारा ध्रुव तारा होता है वो जो उत्तर दिखाता है वो हमारा वास्तविक उत्तर होता है। चुंबकीय उत्तर जो मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं, कंपास से जो उत्तर शो होता है, कंपास से, वो वाला उत्तर चुंबकीय उत्तर होता है। और ग्रिड उत्तर जो हमारा मैप होता है ना, मैप में ग्रिड लाइंस होती हैं, उस मैप यानी कि मानचित्र की वजह से जो उत्तर हमें मिलता है उसको हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस जो है ये यूएसए का प्रोडक्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंडियन जीपीएस, अगर पूछा जाए कि इंडियन जीपीएस क्या है, इंडियन जीपीएस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच बियरिंग इज मेजर्ड विद ए सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर में कौन सा बियरिंग नापा जाता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर एक स्केल की तरह होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, सर्विस प्रोटेक्टर की लेंथ कितनी होती है और सर्विस प्रोटेक्टर की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी होती है। लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही जवाब देगा ना, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो सर्विस प्रोटेक्टर जो है उससे कौन सी बियरिंग मापी जाती है? तो उससे ग्रिड बियरिंग मापी जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस आर देयर? दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो दूरी का अनुमान लगाने के 6 तरीके हैं। जैसे कि एक मेथड होता है सेक्शन एवरेज मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, अपीयरेंस मेथड, देयर आर 6 मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर? सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं? सेक्शन फॉर्मेशन भी 6 प्रकार की होती हैं, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन, सिंगल लाइन फॉर्मेशन, इस तरीके से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पेट्रोल? पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? तो पेट्रोलिंग होती है 2 प्रकार की, एक होता है रैकी पेट्रोल और एक होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। एक होता है रैकी पेट्रोल और एक होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। दुश्मन की जानकारी लेने के लिए जो पेट्रोलिंग की जाती है उसे रैकी करना बोलते हैं, यानी कि रैकी पेट्रोल। और हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो पेट्रोलिंग की जाती है दैट इज नोन एज द प्रोटेक्टिव पेट्रोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द बेसिक टैक्टिक ऑफ इन्फेंट्री? इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की मूल जो रणनीति है वो क्या है? तो मूल रणनीति यही है कि फायर करो और मूव करो, फायर करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फोर्ट? कारगिल जो युद्ध है
वो कब लड़ा गया? तो कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1999 के अंदर लड़ा गया था। और कारगिल युद्ध जो लड़ा गया था उसमें जो है कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे, जिन्हें फिर पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, और परमवीर चक्र कुल अब तक 21 मिल चुके हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। और कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जो फेमस बात थी वो थी ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। कौन कौन इंस्पायर्ड है कैप्टन विक्रम बत्रा जी से, ये जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और 1999 में हुआ था। 1971 वॉर की हम बात कर चुके हैं, जो बांग्लादेश को जो हमने आज़ाद करवाया था। 65 में भी युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, और 1962 में हुआ था इंडिया और चाइना का। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर? परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है युद्ध के समय। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर विजेता जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। और इन्हें जो पीवीसी मिला था यानी कि परमवीर चक्र मिला था वो 1947 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर, व्हेन इज द विजय दिवस सेलिब्रेटेड? विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस जो है, ये जो विजय दिवस की हम बात कर रहे हैं ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था, यानी कि बांग्लादेश नए देश का निर्माण हमने कर दिया था। इसीलिए ये 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटी? आरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटी का जो पूर्ण रूप है वो है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि आप पीडीएफ को बाद में परचेज कर लेंगे और ये वो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब मान लो आप पीडीएफ को परचेज नहीं करते हैं और किसी वजह से, एक दो क्वेश्चंस की वजह से आपकी ए ग्रेड आनी रह जाती है, तो वो अफसोस जो है वो फिर सारी उम्र रहेगा कि काश ए ग्रेड आ जाती तो हम सारे बेनिफिट ले पाते जो एनसीसी सर्टिफिकेट के हमें मिलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज़ द अपॉइंटमेंट कोड फॉर द कमांडिंग ऑफिसर? कमांडिंग ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट कोड है वो क्या होता है? तो कमांडिंग ऑफिसर का सीओ का जो अपॉइंटमेंट कोड होता है वो होता है टाइगर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द फर्स्ट एटम बम यूज्ड अगेंस्ट जापान हिरोशिमा? जापान के खिलाफ पहला परमाणु बम कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के अंदर। हिरोशिमा का अगर पूछा जाता है तो, और नागासाकी का अगर पूछा जाता है तो वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ, और बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।